Hello students, let's start the today's class with our chapter Sources of Energy. So in this chapter today we are going to study about what is wind energy, okay, or how the energy is obtained from the wind. Okay, so इसके पहले हमने बायोमास के बारे में जाना था कि बायोमास क्या होता है। ओके, तो जितनी भी बायोलॉजिकल चीज़ें हैं, मतलब बायोलॉजिकल प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो, जैसे गोबर हो गया, तो वो एक बायोलॉजिकल चीज़ है क्योंकि वो एनिमल से ऑब्टेन हुई है। ओके, तो गोबर से, गोबर गैस प्लांट के थ्रू गैस ऑब्टेन की जाती है जलाने वाली। ओके, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ बायोमास। गन्ने वन्ने की जो खोई होती है, ओके, जो मतलब गन्ना से रस निकालने के बाद जो छिलका उसका बचता है, तो उससे एनर्जी तैयार की जाती है, तो इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बायोमास। ओके, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। इस लेक्चर में हम विंड एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो विंड एनर्जी नाम से ही क्लियर है कि विंड यानी हवा, हवा से जो एनर्जी मिले। अब हवा से कैसे एनर्जी मिलती है, आपने पवन चक्कियाँ देखी होंगी, मतलब विंड मिल देखी होगी। ये देखिए, ये एक विंड मिल का डायग्राम आपके राइट साइड में बना हुआ है। तो क्या होता है कि विंड मिल कैसे काम करती है वो मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा अभी। ये विंड मिल की जो पंखियाँ होती हैं, ओके, जो ये ब्लेड्स होती है विंड मिल की, तो ये हवा से घूमती हैं बहुत तेज़ी से। ओके, जब ये घूमती हैं तो इससे नीचे एक टरबाइन कनेक्टेड रहता है। ओके, टरबाइन में लगा रहता है डायनमो। डायनमो क्या करता है, ये जो आप की पंखी घूम रही है, इस पे टरबाइन की जो ब्लेड घूम रही है, ये विंड मिल की ब्लेड जो घूम रही है, ये जो पंखी दिख रही है आपको, ये जब घूमती है तो उससे कनेक्टेड होता है डायनमो। तो डायनमो का रोटर भी घूमता है, डायनमो भी घूमता है। ओके, तो डायनमो जब घूमता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होती है। ओके, तो ये एक तरह का क्या है, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ जिसमें मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। आपके घर में छोटे भाई बहन होंगे या फिर अगर कोई हो आपके घर में, एक एक्सपेरिमेंट आप करके देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। एक चेयर प्लास्टिक का ले लीजिएगा, फुल प्लास्टिक का होना चाहिए। ओके, उस फुल प्लास्टिक के चेयर में आप किसी छोटे भाई बहन या किसी को बैठा दो। ओके, ये ध्यान रखना कि उसका पैर जो है वो ज़मीन में टच ना हो रहा हो। ओके, वो पैर अपना ऊपर करके बैठे कुर्सी पे। एक तौलिया लेना और कुर्सी के पीछे वाले हिस्से में ज़ोर ज़ोर से मारना, लगभग 2 से 3 मिनट तक। फिर उसके बाद जिसको बैठाया है आपने उसको टच करना, आपको करंट लगेगा। तो ये क्या एक्सपेरिमेंट मैं बता रहा हूँ, ये आपको ये बताने के लिए बता रहा हूँ कि इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कैसे, आपने तौलिए से मारा तो दैट इज़ मैकेनिकल एनर्जी। आप वर्क कर रहे हो, दैट इज़ मैकेनिकल एनर्जी। और अपने आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, वो है इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये जो एक्सपेरिमेंट मैं बता रहा हूँ ये करके देखना। किसी भी छोटे भाई बहन या किसी भी दोस्त को चेयर पे बैठाना, ओके, लेकिन उसका पैर ऊपर होना चाहिए, पैर ज़मीन पे टच नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक का चेयर होना चाहिए। पीछे कपड़े से ज़ोर ज़ोर से मारना कुर्सी में, पीछे से जिस कुर्सी में वो बैठा हुआ है, कम से कम 2 से 3 मिनट तक मारते रहना कंटिन्यूसली, ज़ोर ज़ोर से। ओके, कपड़े से 2 से 3 मिनट बाद कंटिन्यूसली मारने के बाद जब आप टच करोगे उस पर्सन को तो आपको करंट लगेगा। या फिर आप टेस्टर से भी देख सकते हो। टेस्टर जो बोर्ड्स वगैरह में टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है कि करंट है कि नहीं, उससे टेस्ट करके भी देख सकते हो, उस पर लाइट जलेगी। ओके, तो ये मैंने जो एक्सपेरिमेंट बताया है इसमें मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो विंड मिल है उसमें भी वही होता है। ये जो विंड मिल है ये घूमती है तो मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है। इसके घूमने से जो डायनमो है उसका मोटर भी घूमता है। ओके, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होने लगती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होने लगती है। ओके, तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या बताया गया है कि कैसे मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। ओके, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है।
तो चलिए अब मैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को रीड करूँगा, एक एक लाइन रीड करके आपको बताऊँगा कि क्या बोल रहा है। वी सॉ इन क्लास 9th हाउ unequal heating of land mass and water bodies by solar radiation generate air movement and causes wind to blow। हमने 9th क्लास में देखा है, पढ़ा है कि हवाएं कैसे चलती हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि विंड के चलने का क्या रीज़न है। तो विंड के चलने का रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि विंड्स जो होती हैं यानी हवाएं जो होती हैं, तो हवाएं जो सूरज की रोशनी पड़ती है धरती पे, जो सूरज की रोशनी पड़ती है, तो सूरज की रोशनी पानी में भी पड़ती है, लैंड में भी पड़ती है, सब जगह पड़ती है अर्थ में। ओके, तो ज़मीन जो है उसमें जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है, पानी लेट गर्म होता है। ओके, तो जब ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है तो ज़मीन के ऊपर की जो हवा है वो भी गर्म हो जाती है। तो गर्म हवा क्या होता है, हल्की होती, तो हल्की हवा ऊपर चली जाती है आसमान में, और वो जो एरिया है ज़मीन के ऊपर वाला, वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है, लो प्रेशर, क्योंकि वहाँ प्रेशर बनाने वाली हवा जो थी वो कहाँ चली गई, गर्म होके ऊपर चली गई, तो वो उस एरिया में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो आसपास का जो भी एरिया है वहाँ से हाई प्रेशर वाली हवाएं तेज़ी से भागती हैं लो प्रेशर की तरफ, क्योंकि आपने डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस में पढ़ा है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। जो चीज़ जहाँ पर ज़्यादा मौजूद है वहाँ से वो किस तरफ भागेगी, जहाँ पर वो कम है। तो आसपास ज़्यादा हवाएं प्रेजेंट हैं तो वहाँ से हवाएं कहाँ भागेंगी, जहाँ पर हवा का प्रेशर कम है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर या विंड मूव करेगी, इसी को बोलते हैं हम कि हवा चली। तो ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है विंड की, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कोई भी चीज़ जो मूविंग होगी, जो चल रही होगी, जो घूम रही होगी, उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। और कोई भी चीज़ जब आप हवा में उछालोगे तो उस पर पोटेंशियल एनर्जी आती है। ओके, तो हवा में जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। और हवा में मतलब इन द सेंस आप बॉल को आसमान में उछालो कैच करने के लिए, तो बॉल में जो एनर्जी पैदा होगी वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है m/g/h। यहाँ पर g क्या है, ग्रेविटी, h क्या है, हाइट। तो यहाँ पर जहाँ पर भी हाइट आएगी, जिस भी जगह पर आपको हाइट का फैक्टर मिलेगा वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी। और जहाँ पर भी आपको हाइट नहीं मिलेगी, सिर्फ मूवमेंट हो रहा होगा, तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड, विंड की जो काइनेटिक एनर्जी है उससे वर्क किया जाता है। वर्क मतलब इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। दिस एनर्जी वॉज हार्नेस्ड बाई विंड मिल्स इन द पास्ट टू डू मैकेनिकल वर्क। ये जो एनर्जी है ये हार्नेस की जाती है विंड मिल्स से, जो पवन चक्कियाँ हैं उससे जनरेट की जाती है ये एनर्जी, हार्नेस की जाती है पास्ट में। क्या करने के लिए, मैकेनिकल वर्क करने के लिए। फॉर एग्जांपल वाटर लिफ्टिंग पंप में, मतलब वो पंप जो खेत में यूज़ किया जाता है या फिर कुएँ वगैरह जो होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है पानी को लिफ्ट करने के लिए। तो क्या होता है, रोटेटरी मोशन जो होता है विंड मिल का, वो यूटिलाइज़ किया जाता है पानी को वेल से खींचने के लिए। ओके, कुएं से पानी को खींचने के लिए। ओके, मतलब इस पवन चक्की, ये जो पवन चक्की आपको दिख रही है इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जैसे पंखा घूमता जाता है वैसे वैसे मोटर चलती है और मोटर के थ्रू पानी जो होता है कुएं से वो खींचा जाता है। ओके, तो ये काम भी होता है विंड मिल का। ओके, टुडे विंड एनर्जी इज़ ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। आज की डेट में जो विंड एनर्जी है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ की जाती है। विंड एनर्जी जो है वो किस लिए यूज़ की जाती है, बिजली पैदा करने के लिए। अ विंड मिल एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू अ लार्ज इलेक्ट्रिक फैन। विंड एनर्जी, जो विंड मिल है उसका जो पंखा होता है वो एक इलेक्ट्रिक फ़ैन की तरह, जैसे हमारे घर पे पंखा लगा होता है उसी तरह का होता है। ओके, बस ये पंखा जो है ये विंड की डायरेक्शन में होता है, जिस तरफ से हवा आ रही होती है उस डायरेक्शन में लगाया जाता है ये पंखा, ताकि घूम सके। और जैसे ये घूमता है तो इससे एसोसिएटेड यानी इससे जुड़ा हुआ होता है डायनमो भी। तो डायनमो भी घूमता है, डायनमो के घूमने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होती। ओके, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी आसपास के एरिया में सप्लाई की जाती है ताकि वहाँ पर
पानी निकाला जा सके, मोटर चलाई जा सके, लाइट जलाई जा सके, तो ये सब कामों के लिए वो एनर्जी का यूज़ हो जाता है। ओके, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी द रोटेटरी मोशन ऑफ द विंड मिल इज़ यूज टू टर्न द टरबाइन। बिजली पैदा करने के लिए जो रोटेटरी मोशन होता है विंड मिल का, मतलब ये जो पंखी घूमती है, इसके घूमने से क्या होता है, इसके घूमने से जो टरबाइन है, टरबाइन यानी जो मोटर का जो घूमने वाला हिस्सा होता है उसको टरबाइन बोलते हैं। आप अपने घर पे भी मोटर देखिएगा जिससे पानी की सप्लाई की जाती है, तो उस पे भी घूमने वाला हिस्सा होता है। ठीक है, छोटी छोटी जो खिलौने वाली कार्स आती हैं, ओके, जो रिमोट कंट्रोल से चलती हैं, तो उसमें भी मोटर लगी रहती है छोटी सी। ओके, तो वो उसी टाइप का मोटर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि दो तरह के मोटर होते हैं। एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मतलब आप बिजली का मोटर को प्लग लगाएंगे और मोटर घूमने लग जाएगा, मतलब आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी और वो घूमने लग गया, मतलब मैकेनिकल एनर्जी उसने आउटपुट में दी। आपने इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी तो उसने आउटपुट में क्या दी, मैकेनिकल एनर्जी। ओके, तो वैसे ही एक उल्टा होता है जस्टिस का, दूसरे तरह का जो मोटर होता है वो उल्टा होता है। वो दूसरे तरह का मोटर यहाँ विंड मिल में लगाया जाता है, उसको डायनामो बोलते हैं। तो वो क्या काम करता है डायनामो, डायनामो का मेन काम ये होता है कि जो मैकेनिकल एनर्जी यानी जो पंखी घूम रही थी उससे पैदा होने वाली जो एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, तो ये काम होता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी द रोटेटरी मोशन ऑफ द विंड मिल इज़ यूज टू टर्न द टरबाइन। जो रोटेटरी यानी घूमने वाला मोशन होता है विंड मिल का, वो किस काम आता है, टरबाइन को घुमाने में। ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर की टरबाइन को घुमाने में। द आउटपुट ऑफ अ सिंगल विंड मिल इज़ क्वाइट स्मॉल। हर एक विंड मिल का जो आउटपुट है वो काफ़ी कम होता है, मतलब जो बिजली पैदा होती है विंड मिल से वो काफ़ी कम होती है, लेकिन बिजली तो पैदा होती है फ्री में, हवा से ही हो रही है। ओके, और कोई इनपुट तो देना नहीं पड़ रहा है। ओके, एंड कैनॉट बी यूज़ फॉर कमर्शियल पर्पसेस। और वो जो एनर्जी पैदा हो रही है वो कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं यूज़ की जा सकती, मतलब इतनी एनर्जी नहीं पैदा होती कि आप किसी गांव को सप्लाई कर दो तो पूरे गांव में बिजली आ जाए। थोड़ा बहुत एनर्जी यूज़ होती है जिससे आसपास के एरिया की मोटर और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चल जाती है, बस इतनी। ओके, देयरफॉर नंबर ऑफ विंड मिल्स आर इरेक्टेड ओवर अ लार्ज एरिया। बहुत सारी पवन चक्कियाँ लगाई जाती हैं बहुत बड़े एरिया में, विच इज़ नोन एज विंड एनर्जी फार्म। उस जगह को बोला जाता है विंड एनर्जी फार्म। द एनर्जी आउटपुट ऑफ ईच विंड मिल इन अ फार्म इज़ कपल्ड टुगेदर। जो एनर्जी आउटपुट होता है हर विंड मिल का फार्म में वो कपल्ड होता है आपस में। ओके, मतलब जितनी भी विंड मिल होती सब से मिलने वाली एनर्जी को जोड़ दिया जाता है। ओके, और एक जगह स्टोर की जाती है वो एनर्जी। ओके, सारी एनर्जी सारी विंड मिल से मिलने वाली एनर्जी को जोड़ दिया जाता है और एक जगह स्टोर की जाती है वो एनर्जी। ओके, और फिर उसको कमर्शियल स्केल की तरह यूज़ किया जाता है, मतलब फिर उसको बेचने के लिए या सप्लाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए अब एक फैक्ट पढ़ेंगे हम, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो डेनमार्क जो कंट्री है स्कैंडिनेवियन कंट्री है, तो डेनमार्क जो है, तो डेनमार्क को कंट्री ऑफ विंड्स कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूसली हवाएं चलती। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, कंट्री ऑफ विंड्स। तो 25% जो इलेक्ट्रिसिटी नीड्स है डेनमार्क की, मतलब डेनमार्क शहर की 25% जो बिजली है वो विंड मिल से मिल जाती है, यानी पवन चक्कियों से मिल जाती है। ओके, तो टोटल आउटपुट के टर्म्स में देखा जाए तो जर्मनी अभी लीडर है। ओके, विंड मिल से मिलने वाली जो पैदा होने वाली एनर्जी है उसका लीडर कौन है अभी, जर्मनी। ओके, और इंडिया 5th नंबर पे है। ठीक है, इंडिया जो है वो 5th नंबर पे है।
It is estimated that nearly 45,000 megawatt of electrical power can be generated if India's wind potential is fully exploited. ये बोला जा रहा है कि लगभग 45,000 मेगावाट इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो जनरेट किया जाता है। 45,000 मेगावाट इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट किया जाता है अगर इंडिया की जो विंड पोटेंशियल है वो पूरी तरह से क्या किया जाए, एक्सप्लॉइट किया जाए। पूरी तरह से अगर इंडिया का विंड पोटेंशियल अगर यूज़ कर लिया जाए तो लगभग 45,000 मेगावाट इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट हो जाएगी। द लार्जेस्ट विंड एनर्जी फार्म हैज़ बीन एस्टेब्लिश नियर, इंडिया का जो सबसे बड़ा विंड एनर्जी फार्म है वो तमिलनाडु के पास में है। वो लगभग 380 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। ओके, तो ये आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल गई जो आप आगे आपको कहीं ना कहीं काम आएगी। ओके, तो डेनमार्क को क्या बोलते हैं, कंट्री ऑफ विंड्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि लगभग 25% जो इलेक्ट्रिसिटी नीड है डेनमार्क की जो 25% बिजली है वो कहाँ से आती है? इन्हीं पवन चक्कियों से, यानी विंड मिल से। ओके, विंड एनर्जी इज़ एन इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड एफिशिएंट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। विंड एनर्जी जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली, मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली मतलब किसी तरह का पोल्यूशन नहीं होता। जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है क्योंकि उनसे पोल्यूशन होता है, लेकिन विंड एनर्जी कम्प्लीटली इन्वायरमेंट फ्रेंडली और एक एफिशिएंट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, एफिशिएंट सोर्स का मतलब क्या होता है? जितना ज़्यादा इनपुट आता है उतना ही इनपुट कुछ लगता नहीं है, मतलब खर्च ज़्यादा कुछ लगता नहीं है, सिर्फ हवा का इन्वेस्टमेंट है। वो तो हवा तो अपने आप ही चलती रहती है। ओके, और कंटिन्यूसली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होती रहती है। तो विंड एनर्जी इज़ एन इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड एफिशिएंट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। इट रिक्वायर्स नो रिकरिंग एक्सपेंसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो है इस पे किसी भी तरह का बार बार अकर होने वाला, बार बार लगने वाला खर्चा नहीं है। एक बार बस खर्च लगता है विंड मिल को बनाने में। ओके, वहाँ पर आसपास जनरेटर लगाने में। ओके, ताकि वो जो एनर्जी निकल रही है विंड मिल से उसको यूज़ किया जा सके। ओके, तो एक बार का खर्चा है बस, बार बार खर्च नहीं होता है इसमें। बट देयर आर मैनी लिमिटेशन, बहुत सारे लिमिटेशन भी है, बहुत सारी चीज़ें सोचनी भी पड़ती हैं। जैसे ऐसे एरिया में विंड मिल लगाना चाहिए जहाँ पर कंटिन्यूसली हवाएं चलें। ओके, एटलीस्ट 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलें। ओके, पहला लिमिटेशन हम देखते हैं कि विंड एनर्जी फार्म्स कैन बी एस्टेब्लिश्ड ओनली एट दोज प्लेसेस वेयर विंड ब्लोज फॉर द ग्रेटर पार्ट ऑफ द ईयर। विंड एनर्जी फार्म जो होते हैं वो एस्टेब्लिश किए जाते हैं सिर्फ उसी जगह जहाँ पर जो हवा चलती है वो बहुत ही बड़े हिस्से में चलती है साल के, मतलब लगभग पूरे साल हवाएं चलती हैं। ओके, द विंड स्पीड शुड बी हायर देन 15 किलोमीटर पर आवर टू मेंटेन द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ टरबाइन। तो जो टरबाइन है जो घूम रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा है, तो इस टरबाइन की जो रिक्वायर्ड स्पीड है उसको मेंटेन करने के लिए जो विंड स्पीड है उसको 15 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर रखा गया है। फर्दर मोर देयर शुड बी सम बैकअप फैसिलिटीज़ लाइक स्टोरेज सेल्स। कुछ बैकअप फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए जैसे स्टोरेज सेल्स टू टेक केयर ऑफ एनर्जी नीड्स ड्यूरिंग अ पीरियड व्हेन देयर इज़ नो विंड। उस समय पे एक बैकअप फैसिलिटी भी होनी चाहिए, मतलब एक स्टोरेज सेल्स वगैरह भी लगे रहने चाहिए जो जब हवाएं ना चल रही हों तो फिर उन स्टोरेज सेल्स से बिजली जो है वो सप्लाई की जा सके। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द विंड एनर्जी फार्म, एक विंड एनर्जी का फार्म बनाने के लिए हमको क्या क्या करना है, वो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो मैं बताऊंगा अभी आपको। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विंड एनर्जी फार्म्स रिक्वायर्ड अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड। सबसे पहला रिक्वायरमेंट तो है आपके पास बहुत बड़ी ज़मीन होनी चाहिए, कम से कम 2 हेक्टेयर की ज़मीन होनी चाहिए। ओके, लगभग 1 मेगावाट के जनरेटर लगाने के लिए आपको लगभग 2 हेक्टेयर की ज़मीन चाहिए। ओके, द इनिशियल कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फार्म इज़ क्वाइट हाई। शुरुआती जो कॉस्ट आता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बट जो टावर और ब्लेड हैं वो
एक्सपोज होते हैं कई चीज़ों से। मतलब जैसे बारिश पड़ती है, जो टावर में या ब्लेड में, ब्लेड किसकी, जो पंखी है, विंड मिल की जो पंखी है, उस पे बारिश पड़ती है, सूरज की रोशनी पड़ती है, तूफान आता है, साइक्लोन आता है, तो इन सब से क्या होता है कि ये धीरे धीरे पंखी ख़राब होने लगती है, जो टावर है वो भी ख़राब होने लगता है। तो इसको बार बार मेंटेन करवाना पड़ता है, इसका लेवल ऑफ मेंटेनेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ओके, तो ये भी एक रीज़न है कि हर कोई विंड मिल अफोर्ड नहीं कर सकता। ओके, तो चलिए अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है ऑल्टरनेटिव या नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल मतलब जो पारंपरिक हैं, जो कंटिन्यूसली हमको मिल रहे हैं, ओके, वो कहलाते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल का मतलब होता है जो एक बार यूज़ में आए उसके बाद ख़त्म हो जाए, जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह, ये नॉन कन्वेंशनल है। कन्वेंशनल मतलब विंड हो गया, वाटर हो गया, तो ये बार बार हमको सप्लाई होते रहते हैं, हवाएं कंटिन्यूसली चलती ही रहती हैं। ओके, ऐसा नहीं होता है कि एक बार चली और फिर हवा चलेगी ही नहीं कभी। तो ऑल्टरनेटिव या नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी अब हम पढ़ते हैं, एक एक लाइन को मैं समझाऊंगा आपको। विथ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोग्रेस करती जा रही है, एडवांसमेंट करती जा रही, अवर डिमांड फॉर एनर्जी इंक्रीजेज डे बाय डे। जो एनर्जी की डिमांड है, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है हमारी, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। हमारी जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो रही है। ठीक है, हमारी लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हो रही है। हम मशीन्स को यूज़ करते हैं अपना काम करने के लिए। ठीक है, पहले इंसान जो थे वो लिख लिख कर कैलकुलेट करते थे, आज फिर उसके बाद कैलकुलेटर आए, कंप्यूटर आए, तो उन्होंने कैलकुलेशन करना चालू किया, तो इंसानों का काम आसान हो गया। एक कैलकुलेटर जो है वो बहुत सारे इंसानों, हजारों लाखों इंसानों से तेज काम कर सकता है। ओके, तो ये जो मशीन है जो ये इंसानों का काम आसान करने के लिए बनाई गई। ओके, आवर बेसिक रिक्वायरमेंट्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग एज इंडस्ट्रियलाइजेशन इम्प्रूव्स आवर लिविंग स्टैंडर्ड। हमारा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ता है, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाता जाता है। लिविंग स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है, रहन सहन का तरीका। ओके, पहले हम क्या होता था, पहले हमारे पिताजी लोग जो हैं एक कमरे दो कमरे के घर में रह लेते थे। आज की डेट में बड़ा घर होना चाहिए। पहले साइकिल से चलते थे लोग, आज की डेट में एटलीस्ट एक 4 व्हीलर होना चाहिए, एक बाइक तो होना ही चाहिए। ओके, तो आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण बढ़ रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ का आना। ओके, इंडस्ट्रीज़ का आना, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ आती जाएंगी तो आसानी से चीज़ें हमको अवेलेबल होती जाएंगी। ओके, तो बेसिक रिक्वायरमेंट भी जो होती हैं वो पूरी होती जाती है लोगों की। चलिए एक्टिविटी 14.4 रीड करते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स और अदर एल्डर्स। अपने बड़ों से पूछिए, अपने दादाजी लोगों से क्या पूछना है आपको, कि वो स्कूल कैसे जाते थे। ओके, या फिर उनको पानी कहाँ से मिलता था अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, जब वो जवान थे तो पानी कहाँ से लाते थे वो। ओके, उस समय मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट क्या होता था उनके लिए। मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट मतलब जैसे आज की डेट में हम टीवी वगैरह देख लेते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल। उस समय तो ना लैपटॉप था, ना टीवी था, ना कंप्यूटर था, ना मोबाइल था। ओके, और थे भी तो बहुत कम घरों में थे। ठीक है, तो ये उस समय क्या करते थे ये आपको पूछना है। ओके, कि उस समय स्कूल कैसे जाते थे, उस समय पानी कहाँ से लाते थे पीने वाला। ओके, और मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट क्या होता था उस समय। ओके, तो इन सब चीज़ों को आपको कंपेयर करना है आज की लाइफस्टाइल से या खुद से। ओके, कि आप आज स्कूल कैसे जाते हैं, आपको वाटर और आपकी डेली नीड्स कहाँ से मिलती हैं, मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट कहाँ से मिलता है आपको।
ओके, तो ये सब कंपेयर करना है किससे, अपने दादाजी लोगों से। ओके, एज अवर डिमांड फॉर एनर्जी इंक्रीजेस, जैसे जैसे हमारी डिमांड, एनर्जी की डिमांड बढ़ती जाती, वी नीड टू लुक फॉर मोर एंड मोर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, हमको ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है वो मिलने लगती है। ओके, सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिलने लगते हैं। वी कुड डेवलप द टेक्नोलॉजी टू यूज़ द अवेलेबल और नोन सोर्सेज ऑफ एनर्जी मोर एफिशिएंटली एंड ऑल्सो लुक टू न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है, तो जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी अवेलेबल हैं उनको हम बहुत ही तरीके से यूज़ करेंगे अगर, तो वो और ज़्यादा दिन तक चलेंगे। ठीक है, जैसे जो इस लाइन का मतलब मैं सिंपल एक लाइन में समझाता हूँ आपको, कि जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह जो यूज़ करते हैं अपन गाड़ी चलाने के लिए, ओके, तो इंजन अगर अच्छे बना दिए जाएं जो कि ज़्यादा एवरेज दें, ओके, 1 लीटर पेट्रोल में अगर पहले 1 लीटर पेट्रोल में अगर गाड़ी 40 किलोमीटर चल रही थी, ओके, तो अब 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी 60 किलोमीटर चले, ऐसा इंजन बनाना है। ओके, तो ये हो गया क्या, एनर्जी का यूज़ एफिशिएंटली। ओके, any new source of energy we find or we seek to exploit would need specific devices developed with that source in mind। कोई भी हम नए तरीके का सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढते हैं या ख़त्म करते हैं, तो एक स्पेशल डिवाइस उसके लिए चाहिए होता है। ओके, वी शैल नाउ लुक एट सम ऑफ द लेटेस्ट सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट वी सीक टू टैप एंड द टेक्नोलॉजी डिज़ाइन टू कैप्चर एंड स्टोर एनर्जी फ्रॉम दैट सोर्स। ओके, तो इसका मतलब ये है कि आज की डेट में हम लेटेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, नए नए सोर्सेज ऑफ एनर्जी मिल रहे हैं, जैसे यूरेनियम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी अब यूज़ होने लगा है कई जगह, ऑल्दो इट इज़ अ रेडियो एक्टिव मेटल, बट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूरेनियम यूज़ होने लग गया है। ओके, थिंक इट ओवर। some people say that if we start living as our ancestors, अगर हम अपने पूर्वजों की तरह रहने लगेंगे, this would conserve energy, इससे क्या होगा कि एनर्जी बचेगी इकोसिस्टम की। ओके, क्या आप सोचते हैं कि ये आइडिया फिजिबल है? मेरे हिसाब से ये आइडिया फिजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम अपने एंसेस्टर्स यानी अपने पूर्वजों की तरह रहने लगेंगे, ना पेट्रोल की खपत करेंगे ना डीजल की खपत करेंगे, तो हमारा काम जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, हमारा काम चलेगा ही नहीं। तो इंसान के काम को आसान करने के लिए ही मशीनें बनाई गई थी, और पुराने लोग जो थे उनके पास मशीनें थी नहीं, इसलिए उनका काम जो है वो डिफ़िकल्ट हुआ करता था। ओके, चलिए सोलर एनर्जी का एक मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। सोलर एनर्जी क्या होती है? सोलर एनर्जी मतलब होता है सूरज से आने वाली यानी सन से आने वाली जो एनर्जी है उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है, उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब लाइट एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज़ कॉल्ड सोलर एनर्जी। तो द सन हैज़ बीन रेडिएटिंग एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी एट प्रेजेंट रेट फॉर नियरली 5 बिलियन ईयर्स। लगभग 5 बिलियन सालों से जो सन है वो हमारे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी बना हुआ है, और आने वाले 5 बिलियन साल तक बना रहेगा ऐसा माना जाता है। ओके, मतलब जब से पृथ्वी बनी है तब से अभी तक जो सन है वो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी बना हुआ है। ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ सोलर एनर्जी रीचेस द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। जो पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है यानी वातावरण है, तो वहाँ पर जो सूरज की रोशनी पहुँचती है वो सन का बहुत छोटा सा पार्ट है। ओके, बहुत ही आसानी से वो पहुँच जाती है वहाँ पर। ओके, तो सन के लिए वो बहुत ही छोटी चीज़ है वो एनर्जी को देना। सन बहुत बड़ा एनर्जी का एक सोर्स है। ओके, पूरी दुनिया में जो लाइट है वो किसके थ्रू मिलती है? सन के थ्रू मिलती है। ओके, तो सन की जो लाइट है उससे क्या पैदा की जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा की जाती है। कैसे? सोलर कुकर में, सोलर सेल पैनल से। ओके, तो ये सब आपने देखा होगा, सोलर सेल पैनल छत वगैरह में लगे रहते हैं,
ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पैदा की जा सके। ओके, तो ये कुछ सोलर एनर्जी से रिलेटेड बातें थी जो मैंने अभी बताई। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा सोलर एनर्जी को बहुत ही अच्छे से एलैबोरेट करने की, और आई होप आपको आज के लेक्चर में विंड एनर्जी समझ में आई होगी। सो गाइस, जो भी डाउट्स आए मेरे से पूछिए। आप बार बार इस चैप्टर को रीड करते रहिए और घर पे पेज नंबर जस्ट अ सेकेंड, यस, पेज नंबर 243 से लेकर, सॉरी 242 से लेकर पेज नंबर 242 से लेकर पेज नंबर 248 तक आप रीड कर लीजिएगा। ओके, कम से कम 2 से 3 बार। ये आपका होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ कि पेज नंबर 242 से 248 तक रीड कर लीजिएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइस, थैंक यू सो मच।